वन पीस अपनी फाइनल सागा में चल रही है और इसके अंदर भी हम लोग को एल्बाफ आर्क देखने को मिल चुकी है। एंड लिटरली एल्बाफ आर्क से मैंने जितनी उम्मीदें लगा कर रखी थी ये उन सब को पार कर चुकी है। मतलब हमने वन पीस के अंदर जितनी भी आर्क्स पड़ी हुई हैं एल्बाफ में उन सबसे ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस की गई है। मतलब एल्बाफ की शुरुआत हुई थी चैप्टर 1126 से और अभी इसका चैप्टर 1140 आया था कल परसों में, लेकिन फिर भी सिर्फ इतने कम चैप्टर्स के अंदर इसकी स्टोरी इतने आगे तक पहुंच चुकी है कि उसको पढ़कर बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं। तुम वन पीस की पिछली कोई सी आर्क उठा लो, उसमें शायद इतने जल्दी किसी में भी प्रोग्रेस नहीं हुई होगी जितने जल्दी एल्बाफ के अंदर प्रोग्रेस हुई है। एल्बाफ आर्क के अंदर हम लोग को जितने ज्यादा जल्दी मजे मिल रहे हैं हमें शायद किसी और आर्क में मिले ही नहीं है। वेल देखो एल्बाफ की बढ़ाई तो बहुत ज्यादा होगी। अभी हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एल्बाफ का हाल होने वाला है गॉड वैली जैसा। तुम लोग को मोस्ट प्रोबेबली गॉड वैली इंसिडेंट तो याद होगा ही और तुम लोग को ये भी पता होगा कि उस इंसिडेंट के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था। और आज की इस थ्योरी के अंदर हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि एल्बाफ का हाल भी वैसा ही होने वाला है। मतलब एक्चुअली में होगा तो नहीं और कैसे नहीं होगा वो भी तुम लोग को वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले तो एल्बाफ के अंदर हम लोग को काफी सारी नई चीजें देखने को मिली हैं, जिनमें से कई सारे तो नए कैरेक्टर्स थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मजा आया हम लोग को वो ये जानने में आया कि एल्बाफ एक्चुअली में कैसी कंट्री है। सबसे पहले तो एल्बाफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसको बर्थ प्लेस ऑफ वार यानी कि वॉरलैंड भी कहा जाता है। अब एल्बाफ को वॉरलैंड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव वॉरियर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ जाइंट्स रहते हैं भाई। ये जाइंट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनकी वजह से एल्बाफ को स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री भी माना जाता है पूरे वन पीस वर्ल्ड के अंदर। और अभी रिसेंटली हम लोग को ये भी पता चल चुका है कि एल्बाफ किसी टाइम पर पूरे न्यू वर्ल्ड को कॉन्केयर करके रखती थी। मतलब पूरे न्यू वर्ल्ड पर एल्बाफ का ही कब्जा था एक टाइम पे। और ये चीज हम लोग को और किसी ने नहीं बल्कि खुद शैमरॉक ने ही बताई। लेकिन मैंने तुम लोग को ये कहा कि एल्बाफ एक टाइम पर पूरे न्यू वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखता था, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि एल्बाफ आज के टाइम पर ऐसा नहीं करता। मतलब आज के टाइम पर जो उसका इन्फ्लुएंस है वो कम हो चुका है और एल्बाफ की ताकत भी दुनिया की नजरों में कम हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ कि इसको जानने के लिए तुम लोग को पहले एल्बाफ का इतिहास जानना पड़ेगा। एल्बाफ हमेशा से ही जाइंट्स की कंट्री रही है और यहाँ पर हमेशा से ही दुनिया की माइटिएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ने जन्म लिया है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा स्पेशल थे वॉर करने में और वो जो भी वॉर लड़ते थे वो कभी भी उस वॉर को नहीं हारते थे। लेकिन फिर एक दिन एल्बाफ में ऐसा टाइम आया जब मदर कैरमल ने पीस का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया पूरे एल्बाफ के अंदर। उन्होंने कहा कि हम लोग को शांति और प्रेम के साथ रहना चाहिए, हम लोग को लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए और लड़ाई झगड़े करने भी नहीं चाहिए। लेकिन मदर कैरमल ने जिस टाइम पर इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब अपना ये पीस का आइडिया इंट्रोड्यूस किया जिस टाइम पर उन्होंने, उस टाइम पर जाइंट्स ने यानी सभी जाइंट्स ने इमीडिएटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लिया था। वो लोग इस चीज को नहीं मान रहे थे कि उन्हें शांति अपनानी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कर सारे के सारे जाइंट्स इस बात से अग्री कर गए क्योंकि उनका किंग ही इस बात को मान चुका था कि उनको अब शांति धारण कर लेनी चाहिए, उनको लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वन पीस की एल्बाफ आर्क के अंदर हम लोग को अभी रिसेंटली ये चीज बताई गई थी कि एल्बाफ का जो किंग था, किंग हेराल्ड, उसने अपने हॉर्न्स निकाल लिए थे या फिर इनको काट दिया था। और एल्बाफ के अंदर जो हॉर्न्स होते हैं वो इस चीज का सबूत होते हैं कि भाई ये जो जाइंट है वो एक टाइम पर वॉरियर था, वो लड़ा करता था और वो लड़ने में माहिर है। लेकिन किंग हेराल्ड ने अपने टाइम पर अपने हॉर्न्स निकाल दिए थे और उसने शांति को एक्सेप्ट यानी कि पीस को एक्सेप्ट कर दिया था, मेरा मतलब है। अब जब किंग हेराल्ड की मौत हो गई थी तो उसके बाद से उसको याद करने के लिए एल्बाफ के सारे जाइंट्स ने इस पीस वाले आइडिया को अपनाना शुरू कर दिया और वो सारे के सारे लोग लड़ाई झगड़े से एकदम दूर हो चुके थे। यहाँ तक कि जाइंट्स की जो नई जनरेशन है अब वाली, मतलब जो उनके अभी के बच्चे हैं, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ है वायलेंस के और उन लोगों को लड़ाई झगड़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और यही चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो जाइंट्स का नाम है, जो वॉरियर ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है, ये नाम उनका हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। कोई भी जाइंट्स को कभी वॉरियर ब्लड के लिए याद ही नहीं रखेगा। इससे ही पूरा देश यानी कि एल्बाफ कमजोर हो जाएगा और सरकार के लिए आसानी हो जाएगी इस पर कब्जा करने के लिए। मतलब तुम लोग को ये बात तो पता ही होगी कि जो एल्बाफ है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, वो अपना अलग देश है जैसे कि वानो है। लेकिन एल्बाफ की जो वॉरियर ब्लड लाइन है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वो मतलब खत्म तो हो रही है लेकिन अभी हुई नहीं है। जो जाइंट्स अभी एल्बाफ में रह रहे हैं वो अभी भी वॉरियर ब्लड लाइन के हैं और अगर तुम उनसे कभी लड़ने जाते हो तो वो डेफिनेटली तुम्हें हरा देंगे। लेकिन जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो एल्बाफ को अपने घुटनों पर लाना चाहती है, वो एल्बाफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इतनी जो बड़ी पावर है जाइंट्स नाम की वो कभी उनके खिलाफ जाए। क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट अच्छे से इस बात को जानती है कि अगर जाइंट्स कभी उनके खिलाफ चले गए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी उनको रोकने के लिए। और इसके ऊपर भी एल्बाफ के अंदर लोकी है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल है। उसको रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हॉली नाइट्स को भेजा ताकि वो उसको अपना एलाई बना ले। इस चीज को ध्यान में रखना, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हॉली नाइट्स को इसीलिए भेजा और हॉली नाइट्स में भी स्पेशली उनके कैप्टन शैमरॉक, उन्होंने शैमरॉक को इसीलिए एल्बाफ में भेजा ताकि वो लोकी को कन्विंस कर ले और उसको अपना एलाई बना ले।
क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि एल्बाफ की जो वॉरियर ब्लड लाइन वाली पावर है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम करे, वो कभी भी उनके खिलाफ ना जाए। लेकिन हॉली नाइट्स के एल्बाफ में आने के बाद उनका ये जो आइडिया है लोकी को अपना एलाई बनाने का, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, क्योंकि लोकी ने सीधा ही उनकी सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के ऑफर को डिनाई कर दिया कि भाई तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, मुझे नहीं बनना तुम्हारा पालतू कुत्ता। लेकिन हॉली नाइट्स भी पागल नहीं है, उन्होंने पहले बिना टाइम वेस्ट करे लोकी को टॉर्चर किया और उसके तुरंत ही बाद उन्होंने अपना अगला प्लान बना लिया कि कैसे एल्बाफ को उसके घुटनों पर लाना है। और इस प्लान के लिए उन्होंने टारगेट बनाया एल्बाफ के बच्चों को। मैं तुम लोग को ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि अभी के टाइम पर एल्बाफ में जो जायंट्स के बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है वायलेंस के, उनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो इस चीज के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। इसीलिए हॉली नाइट्स का जो कैप्टन है शैमरॉक, उसने जायंट्स के बच्चों को ही टारगेट बना लिया कि भाई हम इन्हें ही किडनैप करेंगे और इनके दम पर हम पूरे के पूरे एल्बाफ को उसके घुटनों पर ला देंगे और अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अब तुम लोग को एक चीज याद हो कि लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में शैमरॉक ने एक लाइन कही थी कि वी विल मेक अ गेम आउट ऑफ दिस। अब इसका मेरी नजरों में जो मतलब है वो ये है कि जायंट्स के बच्चों को टारगेट बनाकर वो उनके साथ एक गेम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर गेम से तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो याद करो इस वीडियो की स्टार्टिंग को। मैंने तुम लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई जो एल्बाफ का हाल है वो गॉड वैली जैसा होने वाला है। अब अगर तुम लोग को फिर भी याद नहीं आ रही है चीजें तो मैं तुम लोग को एक बार याद दिला देता हूँ। गॉड वैली इंसिडेंट आज से 38 साल पहले हुआ था, मतलब वन पीस की टाइमलाइन में आज से 38 साल पहले गॉड वैली के अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने एक गेम अनाउंस करा था, मतलब एक गेम खेल रहे थे वो लोग वहां पर, और उस गेम का नाम था नेटिव हंटिंग गेम्स। अब इस गेम के अंदर होता है ऐसा कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो किसी एक कंट्री को टारगेट बना लेते जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, और वो उस कंट्री पर जाकर वहां की पूरी पॉपुलेशन को एक के बाद एक करके मारना शुरू कर देते। लेकिन ये जो किलिंग्स है वो कोई नॉर्मल किलिंग्स नहीं होती, वो वहां के लोगों को एज अ गेम की तरह मार रहे होते हैं। मतलब सब लोग सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स फैल जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर और वो सारे के सारे वहाँ के सिटीजन्स को टारगेट करके मारते हैं, और जो भी सेलेस्टियल ड्रैगन सबसे ज्यादा लोगों को मारता वो उस गेम को जीत जाता। लेकिन ये गेम तब तक चलता रहता जब तक उस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन खत्म ना हो जाती, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन को खत्म करने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट उस कंट्री को ही अपने अंडर में कर लेती। अब देखो अभी तक ये चीज कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो कि शैमरॉक भी सेम की सेम चीज अपने एल्बाफ के साथ करने की कोशिश कर रहा हो। वो एल्बाफ के बालकों को टारगेट करेगा, उनको उठाएगा और फिर वो उनके साथ ही नेटिव हंटिंग गेम्स खेलेगा, क्योंकि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो किसी भी हद तक गिर सकती है। लेकिन मुझे शैमरॉक से ऐसी उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी वो हॉली नाइट्स का एक मेंबर है, ऊपर से उनका लीडर है, वो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। लेकिन अगर शैमरॉक ऐसा प्लान भी कर रहा है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि 38 साल पहले हुआ था। देखो 38 साल पहले जब गॉड वैली में ये गेम्स खेले गए थे तो वहाँ बीच में ही ज़ैबक आ गया था। ज़ैबक वहाँ पर अकेला नहीं बल्कि अपने पूरे के पूरे क्रू को लेकर आया था, और इसी बात की खबर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने आसपास में फैला दी और उसको रोकने के लिए गार्प को आना पड़ा था। लेकिन गार्प भी वहाँ पर ज़ैबक के लिए नहीं आया था। गॉड वैली में ज़ैबक के अलावा भी एक और पायरेट आया था जिसका नाम था द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। गोल्डी रॉजर के वहाँ आने की खबर को सुनते ही गार्प ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं भी वहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे रॉजर को पकड़ना है। लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी कि रॉक्स पायरेट को रोकने के लिए गार्प और रॉजर दोनों को टीम अप करना पड़ा था, और उनके टीम अप करने के बाद ही रॉक्स पायरेट्स को रोका जा सका, और वहीं पर और सारे के सारे रॉक्स पायरेट डिस्बैंड हो गए थे। अब उसके बाद ज़ैबक का क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ अपने एल्बाफ पे भी सेम मिलती जुलती सिचुएशन है, लेकिन अलग भी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा 38 साल पहले गॉड वैली में हुआ था, थोड़ी बहुत चीजें वैसी भी अब फिर से होने वाली हैं, क्योंकि 38 साल पहले वहाँ पर रॉजर और गार्प दोनों ने टीम अप कर लिया रॉक्स पायरेट्स को हराने के लिए। लेकिन अभी के टाइम पर हमारे पास एल्बाफ में है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। लेकिन अगर शैमरॉक सच में किसी ऐसे ही गेम को प्लान करने की कोशिश कर रहा है, वो गॉड वैली जैसा गेम फिर से खेलना चाहता है एल्बाफ के अंदर, तो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट को बीच में आना होगा एल्बाफ को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी एल्बाफ के कुछ लोगों के साथ गहरी दोस्ती है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आ जाता है कि जो लोकी है वो टीम अप किसके साथ करने वाला है, और इसका आंसर तुम लोग को पता ही है। अपने लूफी को चाबी मिल चुकी है लोकी को फ्री करने की, और उस चाबी को लेकर वो तुरंत ही लोकी को फ्री करने जाएगा, और लोकी के फ्री होते ही जैसे ही लोकी देखेगा कि भाई अपना एल्बाफ बर्बाद हो रहा है, उसका खुद का देश, तो वो उसके अपने देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और जब उसको ये पता चलेगा कि स्ट्रॉ हैट लूफी खुद उसके देश को बचाने की कोशिश कर रहा है और लूफी ने ही उसको आजाद कराया, तो मतलब लूफी एक अच्छा आदमी है, तो वो लूफी के साथ टीम अप कर लेगा और हॉली नाइट्स के अगेंस्ट लड़ेगा, क्योंकि उसका पहले भी पंगा हो रखा है उनके साथ, अभी रिसेंटली हुआ था। वैसे इसी के ऊपर तुम्हारे जो भी थॉट्स है तुम लोग कमेंट करके बता देना। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। खैर मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में बना दूं कि कैसे लोकी अपने वन पीस के अंदर जो फाइनल बैटल होने वाली है उसकी शुरुआत करेगा। एंड ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो मैं तुम लोग को नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर बताऊंगा,
कि कैसे नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर लोकी ने रैग्नारॉक की शुरुआत कर दी थी। अगर तुम लोग को रैग्नारॉक के बारे में नहीं पता, तुम लोग को नहीं पता नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में, तो कमेंट कर देना, मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। मैं वैसे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने ही वाला हूँ, पर अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स और आ चुके हैं, क्योंकि अब अगला वीडियो शायद तुम्हें जुजुत्सु काइसेन की पार्ट 3 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जो हमने वीडियो बनाई थी व्हाट इफ गोजो वाज अलाइव, उसका पार्ट 3 जल्दी आने वाला है, उसके ऊपर काम चल रहा है, तुम लोग टेंशन मत लो। खुशी मनाओ, उत्सव की तैयारियां करो और जाकर अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ।